ज्ञान का भाग 3। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डाईयूरेसिस रोग होता है वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित करते हैं। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है दोस्तों थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो ये है दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां जो हैं वो गर्भ निरोधक दवा के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और कौन सी ग्रंथि अंतः और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा ये है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय दोस्तों अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? यह है मेलानिन वर्णक। और कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो थायराइड जो है ग्रंथि ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। दोस्तों आइए देखते हैं ग्रंथि और उनसे संबंधित हार्मोन। अग्नाशय से ग्लूकागॉन हार्मोन, पीयूष से थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क से कोर्टिसोल और वृक्क से विटामिन डी का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिन्हें जिन्हें कोलोस्ट्रम कहा जाता है। दोस्तों कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ये जो कोलोस्ट्रम या माता का पहला दूध होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता मौजूद होता है इंसुलिन में। और मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट और कैल्शियम का नियंत्रित करता है? तो ये परावट ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि उपापचयी क्रियाओं, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब और रुधिर में जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है दोस्तों? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक से बेहतर होता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है ऊर्जा। आइए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से मुख्य ग्रंथियों के बारे में। देखिए हार्डेरियन ग्रंथियां जो होती हैं वो नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां जो हैं वो काकरोच और कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां होती हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों के आंतों में स्थित होती हैं। श्लेष्म ग्रंथियां जो होती हैं मेढक के त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथियां जो है स्तनियों और केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियां ये स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। वालेटाइन ग्रंथियां जो है दोस्तों प्लेटी हेलमेंथीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। फीमोरेल ग्रंथियां ये सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां ये स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। स्वेमेरेडन ग्रंथियां जो होती हैं वे मेढक के कसूरिक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां ये स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरुमिनस ग्रंथियां जो होती हैं दोस्तों स्तनियों की कर्ण गुहा के मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लेक्राइमल ग्रंथियां जो होती हैं ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। और
और डीप ग्रंथियां जो हैं ये संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस यानी श्लेष्मा का श्रवण करती हैं। दोस्तों एक रोग है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कर कहते हैं। तो थायराइड की आत्महत्या हाशीमोटो रोग को कहा जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख रोग और उपचार से संबंधित प्रश्न। पानी से भय यानी हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु या वायरस के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं? ये दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण होते हैं। शिशुओं में अतिसार या डायरिया के कारण क्या है? तो रोटा वायरस जो होता है एक विषाणु है, ये शिशुओं में अतिसार या डायरिया का कारण होता है। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। दोस्तों हिस्टीरिया रोग जो है ये सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो ये दृष्टि पटल होता है। सिलिकासिस रोग किस अंग से संबंधित है? दोस्तों सिलिकासिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। और ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होता है ये नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण। भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला वैसिलाई जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है। दोस्तों मम्स, रेबीज और हर्पीज ये विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। तो याद रखिएगा मम्स, रेबीज और हर्पीज ये वायरस जनित रोग होते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो याद रखिएगा कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। इसके अलावा देखिए फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? फेनिल कीटोन्यूरिया रोग ये मस्तिष्क की जड़ता से संबंधित है, जिसमें जो है मानसिक जड़ता या जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से मंद होता है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर से संबंधित है पोटेशियम की अल्पता। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्प्लीन या प्लीहा जो है वो मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, ये रायल हीमोफीलिया इसको कहा जाता है। दोस्तों भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो इसमें रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का नहीं जमता है और कट जाने पर खून इतने अधिक मात्रा में बह जाता है कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रास ने। और ट्यूमर की पहचान के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क को प्रभावित होने की संभावना होती है। अगला है साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये पोलियो रोग से संबंधित है और पोलियो टीके की खोज जॉन साल्क ने किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो ये फफूंद या फंगस से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सोडियम के रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी रोग होने की संभावना होती है पालिश युक्त चावल के सेवन से। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो ये मच्छर होता है। दोस्तों हानिकारक विकिरण जो होते हैं उनसे मनुष्य के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित होता है और आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है, यानी आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है।
एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई का पूर्ण रूप है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता या हड्डियों में जो है खोखलापन या उसमें टूट टूट का खोज करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज मच्छर जो है वो जीका वायरस का वाहक है। और मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ जी बैटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। दोस्तों, पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फुफ्फुस यानी फेफड़े प्रभावित होते हैं। और अगला प्रश्न है आपके लिए एक जानकारी दोस्तों, कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से हो जाती है। और कैडमियम से इटाई इटाई रोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क है। और हमने पढ़ा है पोलियो टीके की खोज जोनास साल्क ने 1952 में किया था। पोलियो दोस्तों एक विषाणु जनित रोग होता है और इसका वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। दोस्तों, मस्तिष्क की बीमारी की पहचान किससे की जाती है? विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ से विद्युत मस्तिष्क लेख की खोज की जाती है। सामान्य जुखाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो ये रीनो विषाणु होता है जिसके द्वारा सामान्य जुखाम होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो ये सूंघने की शक्ति या घ्राण संवेदना की कमी जिनको हो जाती है उससे एनोस्मिया संबंधित है। सल्फा ड्रग्स या सल्फा दवाइयाँ किस बीमारियों के उपचार में प्रयोग होती हैं? तो ये जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये है पोटेशियम। पोटेशियम द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित की जाती है। आइए जानते हैं प्रमुख जीवाणु जनित रोगों के बारे में। हैजा जो है ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। कोढ़ या लेप्रोसी जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु से। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी बोर्डिटेला परट्यूसिस। इसके अलावा न्यूमोनिया जो है ये डिप्टोकोल न्यूमोनी। और गोनोरिया जो है नसेरियाई गोनोरहोई। तथा सिफिलिस जो है ये टेप्रोनेमा पैलेडियम। तथा सुजाक रोग जो है गोनोकाकस गोनोरहोई से ये जीवाणु है, इनसे उत्पन्न होता है। अगला है दोस्तों, एमिनोसैसिलिक एसिड जो होता है वो प्रतिसूक्ष्म जीवों औषधियों के रूप में यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ रोगों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा एमिनोसैलिसिक एसिड। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग रोग हो जाता है। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंखों को। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, याद रखिएगा। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो राउंड वर्म या गोल क्रिब के कारण फाइलेरिया नामक बीमारी होती है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है एड्स। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम नामक विकार होता है। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है, आप जानते हैं। इसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। एड्स का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का संक्षिप्त रूप है। एड्स वायरस एचआईवी जो है थर्ड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने HTLV की खोज की थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? जीडोवुडिन या एजिडोथाइमिडिन जो है ये एड्स उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा है। दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको कि शॉर्ट में JE कहा जाता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण होती है और इनके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव के रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है।
एलिसा परीक्षण किस रोगी की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। थैलेसीमिया में रोगी जो होता है किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो थैलेसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, स्त्रियों की तुलना में पुरुष बाणांधता से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए स्त्रियों की तुलना में बाणांधता से पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। एड्स, छोटी माता और गलसुआ। एड्स, छोटी माता और गलसुआ ये तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। अगला है दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके द्वारा लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है फूड पॉइजनिंग के द्वारा। दोस्तों, रोग विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी कहलाता है। ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्राइटस रोग से शरीर का गुर्दा या किडनी प्रभावित होती है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए। सिलिकोसिस क्या है दोस्तों? ये फेफड़ों से संबंधित रोग होती है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक यानी जेडेन या जस्ते की कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता है। सफेद कीट किस फसल का रोग है? ये सरसों का है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना में। और भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किसके कारण होता है? ये सफेद मक्खी से होने वाला रोग है। खसरा यानी मिसेल्स को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए वैक्सीन प्रयोग की जाती है। दोस्तों, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो ये हेपेटाइटिस के उपचार में। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो कवक रोग कौन से हैं? तो काला किट यानी ब्लैक किट और स्मट रोग, ये गेहूं में होने वाले कवकों से होने वाले रोग हैं। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती वाले फुदके यानी लीफ होपर के द्वारा धान का टुंगरो रोग प्रसारित होता है। दोस्तों, बर्ड फ्लू जो कि H5N1 है, ये इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक क्या है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी जो है वो आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक होता है। आइए जानते हैं पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग। तो काक्सीडियोसिस ये अंतःस्रावी, आंत्रशोथ और खूनी पेचिश के लिए जिम्मेदार है। बबेसियसिस तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता के लिए। थिलेरियोसिस ये दोस्तों तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। तथा एनाप्लाज्मोसिस ये लाल रक्त कणों का विनाश हो जाता है। ट्रिपनोसोमियासिस ये ज्वर और रक्त के लिए। और ट्राइकोमोनियासिस ये गर्भपात और बंध्यता के लिए पशुओं में होने वाला प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला है दोस्तों, विषाणु जनित कुछ रोगों के बारे में आइए जानते हैं। छोटी माता वेरिसेला वायरस से होती हैं। खसरा मोरबिली वायरस से। पोलियो वायरस। रेबीज जो है रेबीज वायरस से। चेचक वेरियोला वायरस से। जननांग हर्पिस वायरस के कारण। और एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV से। हेपेटाइटिस वायरस से। इन्फ्लुएंजा जो है ये मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई होता है। और गलसुआ मम्प्स वायरस से होता है। और जेनाइटल हर्पिस जो तो होता है दोस्तों सिम्लैक्स वेजिनेलिस से होता है। BCG यानी बैसिल कैलमेटी ग्लूरिन, BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो ये एक विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वेक्ट कहा जाता है, जो कि रोग के संचारण के लिए उत्तरदायी जीव होते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? तो ये मानव में रुधिर या ब्लड को प्रभावित करता है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो ये नेत्र का रोग है। और पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से। रक्त में RH क्या होता है? तो ये एंटीजन होता है, RH फैक्टर।
आइए जानते हैं कोरोना वायरस और कोविड से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का बड़ा समूह है जो मानव और जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक हो सकते हैं। अगला है दोस्तों, बी कोशिका कोशिका के बाहर आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को ही नष्ट करती है। दोस्तों, कोविड-19 के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वर्तमान समय में विश्व में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है और यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी यानी पैंडेमिक का रूप ले लिया। WHO को वेबसाइट पर उपलब्ध 17 जुलाई 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक विश्व के 216 देशों में काफी लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण दोस्तों, इसमें खांसी, सूखी खांसी, थकान और सिर दर्द, शरीर के अन्य भाग, गले में खराश, स्वाद और सूंघने की क्षमता में कमी और देखिए नेत्र श्लेष्म का शोथ यानी आंखों में सूजन भी हो जाती है। उपचार दोस्तों, अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि या टीका नहीं बना पाया है और इसमें क्या स्थिति है कि कई फर्में या कई जो है वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने, जैसे ऑक्सफोर्ड, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपने अब वर्तमान में स्थिति ये है कि अपने जो है इन्होंने वैक्सीन बना लिए हैं। कोविड-19 से बचाव के उपाय क्या हैं? तो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी या लगभग 6 फीट दूरी बनाए रखी जाए। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर या गमछा का इस्तेमाल किया जाए और किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति के छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना और इस संबंध में सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है। आइए देखते हैं दोस्तों, जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग। तो जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग आप एक बार पढ़ चुके हैं। इसमें महत्वपूर्ण हम देखेंगे, हैजा जो है ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। 6 रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, टिटनेस जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से, काली खांसी बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस से, निमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमानी से और सिफिलिस रोग जो होता है ट्रेपानोमा पैलेडियम से होता है। टिक्का रोग किस में होता है? तो दोस्तों, टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है, तो ईस्ट जो है ये हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु या वायरस के संक्रमण के कारण खसरा होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक। दोस्तों, खैरा रोग जो होता है, धान ओन में होता है खैरा रोग, किसके कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय की फसल में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये ग्रीन शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग ये जीवाणु के कारण। और पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों को चूषण करता है। अगला है दोस्तों, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके जनक। देखिए, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके जनक, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल यानी जीजे मेंडल, सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर और जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो आइए जानते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक प्रोटोजोआ से, अमीबिएसिस ये एंट अमीबा सिंप्लेक्स से, काला अजार जो होता है लिस्मेनिया यानी बालू मक्खी के काटने से, और पायरिया जो है एंट अमीबा जिंजीबेलिसिस से, सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। दोस्तों, फुफ्फुस धूलिमैता ये फुफ्फुस धूलिमैता जो है दोस्तों, ये कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक जो होते हैं उनके फेफड़ों में अत्यंत महीन कण जमा हो जाते हैं, जिनको कि फुफ्फुस धूलिमैता कहते हैं।
कृमि जनित रोग कौन से हैं दोस्तों? तो फाइलियरेसिस रोग जो है ये इसका कारक जो है कृमि है। इसमें कोउचेरिया ब्रैंकोप्टाई और बुर्गिया तिमोरी प्रमुख है। टिटिनियसिस जो है ये टीनिया सोलियम से होता है और एस्केरियोसिस ये एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस से ये रोग होता है। अब कवक जनित रोगों में दोस्तों, कवक जनित रोगों में एथलीट फुट, इसके लिए जो उत्तरदायी कवक है ये ट्राइकोफाइट्यून और माइक्रोस्पोरम है। खाज जो होता है वो एक एस्केरस इसके बीज से होता है और दाद यानी रिंगवर्म ये ट्राइकोफाइटेन और एपिडर्मोफाइट्यून से होता है। अब आइए देखते हैं पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोगों के बारे में। तो आलू का विलंबित अंगमारी ये फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टन से होता है। आलू का पूर्व अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। मूंगफली में टिक्का रोग जो होता है इसके लिए जो कवक उत्तरदायी है ये है सर्कोस्पोरा परसेउनेटा। गन्ना का लाल बिलगन ये कोलेडोट्राइकम फालकेटम से होता है। गेहूं का काला कीट ये होता है पैक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी से। गेहूं का स्थलकंड रोग होता है आस्टिलेगो ट्रिटिसी नामक कवक से। इसके अलावा गेहूं का चूर्ण आसिता ये इरिसाइफी ग्रेमिनिस से होता है। क्रूसीफेर का सफेद कीट जो होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है दोस्तों। बाजरा का मृदुरोमेल आसिता जो होता है ये स्केरोलोस्पोरा ग्रेमिनोकोला से होता है। कोसीफेर का मृदुरोमेल आसिता जो है ये पैरोनोस्फोरा पैरासाइटिका से। और बाजरा का इरगट रोग जो होता है केल्वीसेप्स सुइफाइरिस से होता है। और आलू का वार्ट रोग ये सिनकिट्रियम इंडोबायोनोटोटिकम से होता है। इसके अलावा बाजरा में ग्रीन ईयर रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रीमिकोला से होता है। राई का इरगाट रोग क्वेसी क्लेवीसेप्स परप्यूरिया से होता है। और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस जो होता है ये हेलमेंथीरोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। दोस्तों इसके अलावा तंबाकू में मोजैक रोग ये विषाणु जनित रोग होते हैं दोस्तों। टोबैको मोजैक वायरस से होता है। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस वाई से। बंकी टॉप ऑफ बनाना ये बनाना वायरस 1 से होता है। फूलगोभी का मोजैक रोग फूलगोभी मोजैक वायरस से। और गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस से होता है। इसके अलावा कुछ अजैविक पादप रोग भी होते हैं जैसे नींबू में डाइबैक ये कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरान की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ ये कॉपर नामक तत्व की कमी से होता है। और आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से दोस्तों। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। और फूलगोभी में व्हिपटेल ये मॉलिब्डेनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट राट ये बोरान की कमी से होता है। और आलू का ब्लैक हार्ट भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। फूल गोभी में ब्राउनिंग ये बोरान की कमी। तो दोस्तों ये अजैविक पादप रोग जो है ये आपने जो देखा है ये पोषक तत्वों की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। अब आइए देखते हैं जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। आरू का सैथिल रोग ये स्यूडोमोनास सोलेनेरियम से होता है। धान का अंगमारी ये जो जीवाणु है जैंथोमोनास ओराइजी से। नींबू का कैंकर ये जैंथोमोनास सिट्री से। गेहूं का टुंड रोग कैरिनोबोबैक्टीरियम ट्रिटिकी से। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये जैंथोमोनास मालवेसीरियम से होता है दोस्तों। और सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गाल ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसियन से होता है। आलू का स्कैब ये स्ट्रेप्टोमाइसीज इसके बीज से। और तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेरियम से होता है। टमाटर का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनियेसियम से होता है। अब आइए देखते हैं जीव विज्ञान से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को। दोस्तों आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। और एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी होता है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई है। एजोला क्या है? एक जली फर्न और जैविक उर्वरक है।
सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों ये बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। दोस्तों डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक अमीनो अम्लों का निर्माण नहीं करता है, याद रखिएगा। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो दोस्तों ये क्रोमोसोम के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो पुरुष में सेक्स हार्मोन होता है। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जिसकी कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है? तो ये है थायराइड ग्रंथि। दोस्तों प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण होते हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ये ऊष्मा शोषक क्रिया है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल जो है ये कोलेस्ट्रॉल होता है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म या फॉसिल्स के आयु निर्धारण में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं या अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या जो है धड़कन को समंजित करना होता है। गति प्रेरक या जो दोस्तों पेसमेकर होता है। अगला है कि फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में फेरोमोन्स पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों इसको हर्बेरियम कहा जाता है। और आप जानते हैं ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये आंख की बीमारियां हैं। दोस्तों देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। और गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिथोट्रिप्सी। गुर्दे की पथरी को विकिरण के द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। दोस्तों शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली जो टोमोग्राफी होती है, परिकलित टोमोग्राफी, इसके लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में एक्स किरणें प्रयोग की जाती हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में। पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यह है मैग्नीशियम। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रेयान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। 2,4-D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी के रूप में। और एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति को क्या कहा जाता है? उपपरजीविता। दोस्तों आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीले और हरे रंग के लिए। और चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है दोस्तों, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत या जेट्रोपा का प्रयोग। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना और मक्का से। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती हैं? तो जबड़े की मांसपेशियां। व्हाइट लेग हार्न किसकी एक किस्म है? तो चिकन या कुक्कुटों की किस्म है व्हाइट लेग हार्न। दीमक टर्माइट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सफेद चींटी के नाम से दीमक को जाना जाता है। दोस्तों भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। नेको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? ये एड्स से संबंधित है। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों पौधों में वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया है।
भ्रूणीय वृद्धि या फेटल ग्रोथ को मापने के लिए दोस्तों अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन या नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो डांस या नर्तन से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य या एक छत्ते में रहने वाले सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं जो है दोस्तों ये नर्तन या डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव द्वारा टमाटर के बीज रहित फलों का जो है उत्पादन संभव है। पॉली हाउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों पॉली हाउस का प्रयोग उन पौधों के लिए, मुलायम पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हैं कार्ल वान फ्रिस्क। वर्ष 1973 में इन्हें मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा ऊन। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का कारण क्या है? ये कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो जैव पोषकों के वाहन का कार्य फ्लोएम ऊतक करता है और जल के वहन का कार्य जाइलम ऊतक करता है। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको SA नोड्स के नाम से जाना जाता है। शीतल पेयों में या ठंडा में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की मात्रा बहुत अधिक पर्याप्त होती है। दोस्तों डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। स्वान यानी कुत्ते की उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो जो है ये भौंकने में असमर्थ होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रहण के लिए ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग करता है। दोस्तों जार्विक सेवन या कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में कौन से खरपतवार नाशक रसायन को प्रयोग किया गया था? तो ये था एजेंट ऑरेंज। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलियों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। जिम्नोस्पर्म। दोस्तों जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, तो इनको नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? यह है सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो ये है अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि किस देश में विकसित हुई थी? फिलीपींस में। और नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? दोस्तों कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है नेत्रदान में। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा सबसे पहले हृदय का रिप्लेसमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था। तो हृदय ट्रांसप्लांट जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो ये थी जया। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं हृदय में। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है? चूहे में पित्ताशय या गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। दोस्तों मुख्य मच्छर विपर्शक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो ये नीम से प्राप्त होता है मच्छर भगाने वाला पदार्थ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो इसका नाम है दोस्तों इंटरफेरान।
प्रतिजन या एंटीजन पदार्थ क्या होता है? तो एंटीजन पदार्थ एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशुओं का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये वेटनरी थर्मामीटर है। और लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो लोही दोस्तों भेड़ की नस्ल है। केसर या सेफ्रॉन पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केसर या सेफ्रॉन जो होता है वो पौधे के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त होता है। बीटी बैगन क्या है? तो ये आनुवांशिक रूप से परिवर्धित बैगन की फसल होती है। गाय की उच्च दुग्ध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। होल्स्टाइन गाय दोस्तों ये गाय की उच्च उत्पादक दूध प्रजाति है। आइए देखते हैं चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कार। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए मैकुलन। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने। विटामिन सी होलकट ने। विटामिन डी हापकिक्स ने। सल्फा ड्रग्स की खोज गेरहर्ड डोमैक के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेल्मन वक्समैन अब्राहम के द्वारा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा की गई थी। और होम्योपैथी सैमुअल पी हैनीमैन के द्वारा। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा रोनाल्ड रास के द्वारा की गई थी दोस्तों। और पेचिस और प्लेग की चिकित्सा ये कीटा जाटो द्वारा। लिंग हार्मोन की खोज स्टेनाच द्वारा। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लीले हल द्वारा। और गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस द्वारा बनाई गई थी सबसे पहले। इसके अलावा प्रथम परख नली शिशु ये एडवर्ड्स और स्टेप्टो ने इसका विकास किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथोवेन की खोज है। और एंटीजन की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर ने की थी। आरएनए फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी। इंसुलिन तो इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग की खोज है। क्लोरोफार्म हैरिसन और सिम्पसन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। टेरामाइसिन की खोज फिनेल ने की थी। और टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन जोनस साल्क ने विकसित किया था। बीसीजी का टीका कैमलेट और कैमली गुएरिन की खोज है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हाक द्वारा की गई थी। और रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दोस्तों इस वीडियो का या जीव विज्ञान के साथ ही ये जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन है अब समाप्त होता है। इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। धान की फसल में नीर हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो जीव विज्ञान का भाग 3 जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत हम ये सब पढ़ रहे हैं। हम इतिहास भूगोल इसके अलावा विश्व का भूगोल भारत का भूगोल ये सब पार्ट हम समाप्त कर चुके हैं। राज्य व्यवस्था और सामान्य विज्ञान का भी पार्ट समाप्त हो गया जिसमें भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साइंस जो है उसको हम अलग से प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर नहीं, रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यह बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि सच में लोग साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। और जिसने अपनी गलती स्वीकारने का हुनर खोज लिया, जीवन में खुशी उससे दूर नहीं। जब आप आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह प्रकृति भी आपके रास्तों की बाधाओं को दूर करने में आपका सहयोग करती है। निष्क्रियता मृत्यु के समान है और मेहनत करना अच्छे जीवन का मार्ग।
इसलिए मूर्ख लोग निष्क्रिय रहते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आपकी सोच है। खामोश रहने का एक अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते, लेकिन उनके बिना बड़ी इमारतों का खड़ा होना भी मुश्किल है। इस दुनिया में हर इंसान को कुदरत वक्त बराबर देती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि अगर चाहो तो इस वक्त को सोना बना दो या फिर सोने में जिंदगी गुजार दो। दुनिया की हर परेशानी इंसान की हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। इसलिए हिम्मत बनाए रखिए और लक्ष्य की तरफ खुद को लगाए रखिए। वक्त की भी अजीब दास्तान है। वक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वक्त जिंदगी में दिखाता बहुत कुछ है। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। यदि हार की कोई संभावना ना हो, तो फिर जीत का कोई आनंद ही नहीं है। यदि जिंदगी में कभी बुरा वक्त नहीं आता, तो अपनों में छुपे गैर और गैर में छुपे अपनों का कभी पता कैसे चलता।